नमस्कार जी। हम यहाँ 10-12 सीनियर सिटीजन्स देवीलाल पार्क रोहतक में बैठते हैं और आज एक युवक हमसे ऐसे ही आकर उसने विश किया। मुझे लगा कि ये तो भाई कोई काम का बंदा है और आइए आपको भी उनसे मिलवाते हैं। बड़ी अच्छी जानकारी है। मुझे लगा कि आपकी बात उससे करवानी चाहिए। बेटे क्या नाम है आपका? मेरा नाम रवि सिंह है। ये रवि सिंह हैं। आप कहाँ से हैं? मैं बिहार का रहने वाला हूँ। वेरी गुड। बिहार में कहाँ से? एक डिस्ट्रिक्ट है गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट। गोपालगंज। तो गोपालगंज से मैं हूँ। तो क्वालिफाइड तो दिखते ही हो आप। हाँ जी। क्या किया हुआ? मैंने पढ़ाई लिखाई में अपनी मास्टर्स कंप्लीट की है पॉलिटिकल साइंस से। अच्छा। वहाँ से कोई लीडर बनने का इरादा है? नहीं, देखते हैं कि सामाजिक जो व्यवस्था है उसमें हमारी क्या भूमिका हो सकती है। बिल्कुल, यूथ की भूमिका आज के दिन इम्पोर्टेंट है। वैसे बिल्कुल हमें उसी क्रम में ये सोशल साइंस और पॉलिटिकल साइंस का अध्ययन किया कि हमारी जो भूमिका हो सकती है गांव के स्तर से लेके जिला स्तर तक हम कम से कम एक व्यवस्था को स्थापित करें। इस तरह का कुछ करें। फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताएंगे। आप कितने बहन भाई हैं? मेरे पिताजी शिक्षक रहे हैं, रिटायर्ड शिक्षक हैं। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, शिक्षक के बच्चे जी 99% दे गेट सक्सेस जी, क्योंकि उनमें गुण होते हैं तो दूसरों के बच्चे तो फॉलो करते ही हैं। परिवार में भी अच्छे संस्कार होने की वजह से। क्या बता रहे थे आप? फादर शिक्षक हैं और जी मेरे पिताजी शिक्षक रहे हैं। हम लोग 2 भाई हैं। तो हमारे बड़े भैया सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं यूनाइटेड स्टेट्स में। गुड। आपसे बड़े हैं वो? जी। कब से गए हुए? काफ़ी एज डिफरेंस है। एज डिफरेंस काफ़ी है। हाँ, तो मेरे को लगता है कि 10 से 11 साल हो गए। अच्छा जी। तो वहाँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर 10-11 साल पहले का मतलब तो वो भाई वो तो रनर हैं, मतलब रेस में बहुत आगे होंगे। जी। अब तो IT हमारी ज़्यादा हो गई ना। जो शुरू में हमारे यहाँ से जो 15 साल पहले जो लोग गए थे दे आर ऑन द टॉप। चाहे वो गूगल हो, चाहे सॉफ्टवेयर हो, चाहे आपका ये माइक्रोसॉफ्ट हो, बहुत अच्छी पोजीशन में है। कंपनी में है। तो आपने कंप्यूटर वगैरह को नहीं, पॉलिटिकल साइंस तो यार एक जनरल सा सब्जेक्ट हुआ। बिल्कुल, जैसे कि मैं देख पाया कि आने वाले भविष्य में किसकी भूमिका हो सकती है, आने वाले भविष्य में रिक्वायरमेंट क्या है कि अगर समाज में देखें तो एक सेक्टर में विकास हो रहा है, एक सेक्टर में नहीं है, विकास नहीं हो पा रहा है। तो समाज में बैलेंस बनाने के लिए किसी न किसी को भी आना चाहिए। अभी एग्रीकल्चर सेक्टर में भी जो आने वाला 20 साल है पूरी जो शिक्षा व्यवस्था है वो एग्रीकल्चर सेक्टर की तरफ मुड़ेगा। मुझे लगता है आप विदेश की बात को छोड़कर स्वदेश में कुछ ऐसा देखते हैं भविष्य यूथ का, और उसका कंट्रीब्यूशन कुछ ज़्यादा ही। मेरा मानना है कि ये जो शहर की पूरी अर्थव्यवस्था है वो गांव की अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई है। और गांव को कहा था ना गांधी जी ने कि भाई 80% लोग हमारे कृषि पे हैं, गांव से हैं, तो जब तक हम उनको नहीं, प्राइमरी जो भी एक्शन है वो तो गांव के तरफ से ही होता है। सारी इकोनॉमी वहीं से ड्राइव होती है। तो क्यों ना गांव को मजबूत किया जाए। इसी क्रम में एक राजनीति की भी भूमिका है, सामाजिक दृष्टिकोण से बहुत बड़ी भूमिका है। दिशा तो वही देते हैं। बिल्कुल, शिक्षा की भूमिका है। तो वो जो दिशा देने के काम कर रहे हैं उसमें हमारी क्या भूमिका हो सकती है, हम उसको कैसे व्यवस्थित कर सकते हैं अपने क्रम में, उसको देखने समझने के लिए आज मैं हरियाणा में उपस्थित हूँ। कितने दिन से आप यहाँ? लगभग हमको 10 से 12 दिन हो गए। आपने क्या देखा हरियाणा की? कोई 1-2 बात बता सकते हो कि भाई ये लोग बड़े जैसे भी हैं वैसे ही बताएं, आप इसमें हेरफेर मत करना। बिल्कुल। क्या लगता है आपको, यहाँ से यूथ से मिले किसी से? हाँ, यूथ से मिले। मैं मतलब देखा जिस स्तर से कि यूथ का जो फिजिकल स्ट्रेंथ है वो काफ़ी मजबूत है, सेहतमंद है। सेहत के साथ साथ बौद्धिक क्षमताएं भी हैं। लेकिन जो चीज़ें मैं थोड़ा सा जो देख पाया कि उस तरीके से जो एक एग्रेसिव होना चाहिए कि अवेयरनेस होना चाहिए अपने कैरियर को लेके या फिर सामाजिक संरचना को सुदृढ़ करने के लिए। मैं समझ गया, मतलब उसमें डायरेक्शन नहीं है, वो जज्बा नहीं है कि मैं कुछ करूं या मैं कुछ बढ़ूं आगे, या अपने गांव के लिए, अपनी पंचायत के लिए कुछ व्यवस्था स्थापित कर पाए। सामाजिक उसमें दृष्टिकोण से थोड़ी सी लैग हो रही है अब इन सारी चीज़ों में। कहीं ना कहीं हमको लगता है कि यहाँ के जो मैक्सिमम यूथ हैं वो चले जाते हैं दिल्ली, चले जाते हैं या आसपास कोचिंग में और इस तरह के ही उसमें बिजी रहते हैं। वो देश के बारे में सोचने की या इस तरह की मतलब राजनीतिक जड़ें जो जब तक मजबूत नहीं रहेंगी तब तक टहनियाँ तो टूट जाएंगी। तो अपने गांव को एनरिच जब तक हम लोग नहीं कर पाएंगे, व्यवस्था को नहीं कर पाएंगे, तब तक थोड़ा सा अव्यवस्था रहेगा। 1% ना हमारे खास तौर पर जो वरिष्ठ लोग हैं उनके दिमाग में घूमता है, जैसे हरियाणा में इलेक्शन है, जैसे इलेक्शन होगा तो वो एग्जिट पोल वाले आएंगे। मुझे ये समझ नहीं आता कि कोई आदमी वोट डाल के आता है तो वो बाहर आके सच्चाई आप लोगों को क्यों बता देगा? उसकी क्या मजबूरी है जो एग्जिट पोल वाले को ये कह देगा कि मैं ये डाल के आया हूँ, और उसी के बेस पर हम सारे देश को पिछली बार तो ऐसा लगा जैसे मूर्ख सा ही बना दिया। क्या सोचते हैं आप इस बारे में? एग्जिट पोल का कोई मतलब होता है?
देखिए एग्जिट पोल एक मूल्यांकन करने के क्रम में लोग पहुंचते हैं, चुनाव से पूर्व में पहुंचते हैं। कई बार तो हाँ, अच्छा भी निकलता है। चुनाव से पूर्व में पहुंचते हैं। कभी कभी उसका डेटा हो सकता है कि जिनसे बातचीत कर रहे हैं वो अपने हिसाब से रख रहे हो बातों को, तो उसमें एनालिसिस करने के क्रम में मैं एग्जिट पोल की बात कर रहा हूँ। जो प्री पोल है ना, पोल से पहले जो हुए उनका तो साफ पता है, जो जिसे पैसे ले रहा है उसी के गुण गाता है। बिल्कुल। दूसरों के अगर कोई कहे भी गा तो उसको काट देगा वो तो हमारे हरियाणा में तो बिल्कुल ये मतलब बिके हुए हैं तकरीबन। कहना शब्द थोड़ा सा गंदा है ये, अदरवाइज सारा मीडिया पैसे लेकर ही काम करता है। मेरा सवाल ये था कि जब इलेक्शन हो चुका है उसके बाद आप बता रहे हैं ये पार्टी इतनी की आएगी, इतनी की सीटें आएगी, इतनी सीटें आएंगी, तो कोई एग्जिट में क्यों बताएगा? हाँ बिल्कुल, ये सहमत हूँ इस बात के लिए लेकर कि ये जो एग्जिट पोल है वो कभी सही आता है, कभी गलत आता है। तो ये जो भी डेटा कलेक्ट करते हैं उस पर डिपेंड करता है। पूरा इन्फॉर्मेशन वो डेटा कलेक्ट करने के आधार पे निर्णय लेते हैं। आप हरियाणा के किसी गांव में गए? हरियाणा के एक दो गांव में गया। अच्छा, अरे वाह, वेरी गुड। क्या देखा आपने वहाँ? हरियाणा के गांव में जाने से दो तीन समस्याएं जो हमको दिखी, मूल समस्याएं यहाँ पे जो दिखा वो एक तो पानी की समस्या, खारे पानी की समस्या दिखा हमको बुरी तरह से। जज्जर साइड इलाके में, बेरी साइड इलाके में पानी की समस्या काफ़ी है। पानी, खारा पानी की समस्या है हमारे यहाँ। और दूसरी समस्या जो दिखी कि जो नाला है वो भी काफ़ी उस सुव्यवस्थित तरीका से नहीं है। पानी वेस्ट होने लगा, पानी वेस्ट हो रहा है। रेन हार्वेस्टिंग का पूरा प्रचलन है अभी, लेकिन उसको कोई अडॉप्ट नहीं कर पा रहा है यहाँ पे। पहले क्या होता था, जब हमारा बचपन था तो कुएं होते थे और उनमें से पानी लेते थे, कोई समस्या ही नहीं थी पानी की। तो आज वो कुएं तो खत्म हो गए। अच्छा, ये मैं एक चीज़ और समझने के दृष्टिकोण से आपसे जानना चाह रहा हूँ कि ये जो खारा पानी का समस्या है ये क्या पीढ़ी दर पीढ़ी पहले से ही रहा है कि नहीं, अब हमने पानी नीचे से इतना निकाल दिया है कि जो वाटर, ग्राउंड वाटर था वो बिल्कुल ही मतलब उसका इतना ज्यादा शोषण कर दिया है। अब तो सरकार ने पिछले दिनों नहीं, रिचार्जमेंट का तो कंसेप्ट ही नहीं है यहाँ। और वो इतना पानी निकाल लिया। कुछ हमारी जैसे धान की किस्में हैं, साठी बोलते हैं, उस पर तो बैन लगाना पड़ा सरकार को, क्योंकि वो इतना ज्यादा पानी, इसमें बहुत ज्यादा पानी चाहिए। तो वास्तव में इस समस्या गन्ना की खेती और धान की खेती में सबसे ज्यादा गन्ने में तो फिर भी, लेकिन धान में तो पानी बहुत ही ज्यादा चाहिए। और वो नीचे से निकाल के कब तक हम इस तरह का करते रहेंगे। और ये जो एरिया है साउथ हरियाणा वाला, इसमें तो पानी की गंभीर समस्या है और इसके ऊपर ना कोई सरकार सोच रही है, ना हम जनमानस को इतनी फिक्र है। अभी यहाँ हम नहरों पे वो चलाते हैं अभियान, इतनी सारी गंदगी, जो पाखंडी लोग हैं ना, मूर्तियाँ हैं अपने पूर्वजों की हैं, तेल है, गुड़ है, पता नहीं क्या क्या उसमें डाल रहे हैं। तो जो बचा खुचा पानी है उसको हम और भी खराब कर रहे हैं। तो अवेयरनेस के हिसाब से गाँव में थोड़ा सा हम पीछे चल रहे हैं। मतलब मैक्सिमम जो जनसंख्या है वो गांव पे ही रहती है और गांव पे ही वो नेचुरल रिसोर्सेस उपलब्ध हैं जो मैक्सिमम जनसंख्या को नर्चर कर सकती है। तो हम लोग को एज ए यूथ आने वाले दिनों में हम लोग को देखना चाहिए कि गांव की तरफ मुड़े और गांव की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करें। मतलब आप देखेंगे कि जो भी इन्वेस्टमेंट या जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर आने वाले दिनों में वो गांव की तरफ हो रहा है। तो गांव की तरफ हम लोग मुड़ने का काम करें, गांव को व्यवस्थित करने का काम करें। मुझे लगता है कि जब यूथ के ये बात समझ में आ जाएगी ना जी, तो वो दिन दूर नहीं जिस दिन हम इस तरह से सोचने लग जाएंगे। अब क्या है, हमारा जो राजनीतिक नेतृत्व है वो गांव से कटा हुआ है। वो अपने वोट पे, इलेक्शन पे और उसी पे केंद्रित रहता है। उसको विकास से कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है। और जब यूथ हमारा, अब जैसे आप देख रहे हो शायद हरियाणा हमारा बेरोजगारी में सबसे ऊपर है। बिल्कुल। तो यूथ को सोचना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं तो क्या होगा कल को। मतलब मैक्सिमम जनता जिस आधार पे वोट करता है ना, वो कार्यक्रम मजबूरन वश या जानबूझ के करना पड़ता है गवर्नमेंट को। तो हम एज ए जनता यूनाइट होके जो सही निर्णय हो, जो वास्तविकता हमारे और आपके हित के लिए हो, सामाजिक हित के लिए हो, उसके आधार पे अगर वोट करेंगे तो फिर जाके व्यवस्था सजेंगे। आप बिहार से यहाँ चलकर आ गए जी, तो क्या आपको ये नहीं लगा हरियाणा की बजाय वहीं कर लेते कुछ? हाँ, बिहार में भी व्यवस्था है, लेकिन एक अपने अंदर ये है कि हमको पूरा देश देखना है, समझना है। काश ये जज्बा हमारे हरियाणा के यूथ में भी हो कि वो भी यहाँ से निकल कर देखें दुनियादारी क्या है। जब बिहार का एक लड़का, हालांकि वो पढ़ा लिखा है, वहाँ भी कुछ कर सकता था, उसके बावजूद भी वो इतना लंबा सफ़र करके यहाँ आ रहा है और यहाँ के गांव में जाके पता कर रहा है और देश की व्यवस्था के बारे में इतना चिंतित है। तो मुझे तो लगता है कि हमारे देश का भविष्य जो है वो यूथ में है और उसमें हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। वो दिन दूर नहीं जिस दिन हम नेताओं को भी सुधारेंगे और देश को आगे चल के। हरियाणा की तरफ से आपका भाई बहुत बहुत स्वागत है, बड़ा अच्छा लगा आपसे और शुभ आशीर्वाद, बहुत बहुत मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच।